नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत है आप सभी का इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण शास्त्र। इसके दूसरे मॉड्यूल पर हम आ चुके हैं, सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था एवं प्रक्रिया। और दूसरे मॉड्यूल का यह पहला व्याख्यान है, यानी कि आज छठा व्याख्यान है सूक्ष्म शिक्षण चक्र एवं प्रक्रिया इस विषय पर। इसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण के चक्र और प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से चरण होते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो साइकिल आप देख सकते हैं, इसमें हमने 6 स्टेप्स को मेंशन किया है। पहला है योजना निर्माण, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनर्योजना और पुनः शिक्षण, और फिर अंतिम है पुनः प्रतिपुष्टि। और फिर से यह चक्र के रूप में योजना निर्माण पुनः आएगा। किंतु 5 चरणों में भी इसको हम प्रयोग करते हैं कि योजना निर्माण हम शिक्षण से पूर्व ही कर लेते हैं, इसलिए शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। इस प्रकार यह साइकिल, यह चक्र तब तक चलता है जब तक, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस विशेष कौशल पर छात्राध्यापक का दक्षता हासिल ना हो जाए। छात्राध्यापक जब तक उसमें दक्षता हासिल ना कर ले तब तक यह प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है, अब यह चक्र है, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है वो एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर एक प्रोसेस में चलती रहती है, एक साइकिल में चलती रहती है। और इस विधि में जो छात्राध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया दी जाती है, यानी कि फीडबैक दिया जाता है, इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। तो इमीडिएट फीडबैक उनको रीप्लान करने में सहायता करता है, उनको अपने पूर्व अभ्यास, जो अभ्यास किया गया है पहले बार, उसमें जो सुधार हो सकते हैं उन सुधारों के लिए फीडबैक दिया जाता है और उसमें सुधार कर पाते हैं वो। प्रतिक्रिया के आधार पर छात्राध्यापक को अपने शिक्षण कौशल में सुधार का अवसर मिलता है। जब छात्राध्यापक शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक जो एक छात्राध्यापक है, जो प्रशिक्षु है, वो जब तक अपने उस कौशल में जिसका उसने चयन किया है दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक यह प्रक्रिया पुनः पुनः दोहराई जाती है कि वह पहले शिक्षण करेगा, फिर प्रतिपुष्टि होगी, फिर पुनः योजना करेगा, पुनः शिक्षण करेगा और पुनः प्रतिपुष्टि होगी। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी, अलग अलग समूहों के साथ, अलग अलग छात्र समूहों के साथ। और इस प्रक्रिया में प्रमुख 5 चरण होते हैं, जो कि हमने पहले ही बात की कि इसमें हमने 6 चरण को मेंशन किया है, यानी कि योजना निर्माण, जो प्रारंभिक योजना निर्माण है उसको भी शामिल किया है। तो यदि हम उसको नहीं शामिल करते हैं तो इसमें प्रमुख 5 चरण होते हैं। पहला है टीचिंग, यानी कि शिक्षण, जो कि हम एक विषय वस्तु को चयन करके, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इसकी विषय वस्तु को हम क्या कर देते हैं, न्यूनीकृत कर देते हैं। तो एक विषय पर एक छोटा माइक्रो लेसन प्लान बनाकर उसमें शिक्षण करते हैं, उस पर फिर फीडबैक मिलता है, यानी कि प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण मिलता है। फिर हम पुनः पाठ नियोजन करते हैं, रिप्लान करते हैं और पुनः शिक्षण करते हैं और पुनः फीडबैक मिलता है। और पुनः जो शिक्षण योजना बनाते हैं, जो पुनः पाठ नियोजना बनाते हैं, उसमें हम जो प्रतिपुष्टि मिली है उसके आधार पर सुधार करते हैं। जो स्वयं को ऐसा लगता है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, वो सुधार करते हैं। पुनः शिक्षण करने के पश्चात पुनः प्रतिपुष्टि का देने का कारण यह है कि यदि अभ्यास निरंतर होगा तो प्रतिपुष्टि निरंतर होगी और उस प्रतिपुष्टि से सुधार भी निरंतर होगा और तभी दक्षता को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 5 चरणों में होता है और ये 5 चरण मिलकर साइकिल कंप्लीट करते हैं। यह जो चक्र है सूक्ष्म शिक्षण का, इसको पूर्ण करते हैं और यह साइकिल तब तक चलता है जब तक उस विशिष्ट कौशल में जो छात्राध्यापक है उसको दक्षता हासिल नहीं हो जाती है। और यह जो प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण से लेकर पुनः शिक्षण, पुनः योजना,
और पुनः पृष्ठपोषण यानी कि रीफीडबैक। तो इन सभी प्रोसेस को, ये जो पूरा साइकिल है, यही सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र के अंतर्गत ही हम पूरी सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जितने भी घटक हैं, जितने भी उसके तत्व हैं, जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वो सब इस साइकिल के अंतर्गत ही चलती हैं। जो निरीक्षण होता है वो भी इसी के दौरान होता है। जो फीडबैक जो हमारे सहपाठी देते हैं, जो निरीक्षक देते हैं, या वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा जो फीडबैक मिलता है, वो इस साइकिल के दौरान ही होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में सामान्यतः हमने जाना। अब आगे देखते हैं कि जो मुख्य विस्तृत रूप से कि पहला जो हमारा स्टेप है योजना निर्माण, जो हमने प्रारंभ में बात किया, जिसमें 6 पॉइंट हमने जोड़े थे। तो योजना निर्माण में हमको क्या करना होता है कि सूक्ष्म शिक्षण में जो पहला चरण है वही है योजना निर्माण, जो कि अगर हम 5 चरणों को देखें तो 5 चरणों में योजना निर्माण उससे पूर्व में ही हो जाता है, तो उसके बाद हम शिक्षण करने जाते हैं। किंतु यदि हम योजना निर्माण को शामिल करते हैं साथ में, तो यह पहला चरण होगा। और इस चरण में सर्वप्रथम जो है शिक्षक जो है वो क्या करते हैं, उनको जो प्रशिक्षु होता है यानी कि छात्राध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण चक्र और सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, उससे जुड़े हुए संबंधित जो विषय हैं, जो संप्रत्यय हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो पर्टिकुलर एक पार्ट है, एक भाग है, उसके जो कौशल है, उसमें अभ्यास किए जाने वाले कौशल का प्रयोग करके बताते हैं और उनकी आवश्यकता और रणनीतियों के बारे में जानकारी दी जाती है उनको इस योजना निर्माण के अंतर्गत। कौशल और उद्देश्य, कौशल जो है जैसे प्रस्तावना कौशल का चयन करना और प्रश्न कौशल का चयन करना, पुनर्बलन कौशल का चयन करना। तो जितने भी हम कौशल का, विशिष्ट कौशल का चयन करते हैं, उस कौशल के उद्देश्य क्या हैं और उसके प्रमुख तत्व क्या हैं या प्रमुख घटक क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं, उन पर हम उनको पूर्व में जानकारी दी जाती है। किसको? छात्राध्यापकों को। और उसके पश्चात जो प्रशिक्षु शिक्षक है वो इस चरण के अंतर्गत, इस स्टेप में एक छोटी पाठ्य योजना का निर्माण करता है। छोटी पाठ्य योजना का निर्माण हमने पूर्व में ही चर्चा की है। एक छोटी विषय वस्तु के आधार पर उसके अनुसार हम उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। जो कौशल के प्रमुख उद्देश्य हैं उनके अनुसार हम उस पाठ्य योजना को जो है संचालित करेंगे, उस सूक्ष्म पाठ्य योजना को संचालित करेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल के अंतर्गत। और इसमें जो है पाठ्य योजना में जो कौशल प्रदर्शित करना है, तो वो प्रदर्शित किया जाने वाला कौशल यानी कि हम उसमें सुधार चाहते हैं, इसलिए उस कौशल को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उस कौशल को हम वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उस कौशल का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सुधार होना आवश्यक है। तो योजना के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से जो कार्य है जिनका, जो छात्राध्यापक को एक तो जानकारी देना, ये शिक्षकों का कार्य है या प्रशिक्षकों का कार्य है कि वो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत दे दें। और छात्राध्यापकों की जो जिम्मेदारी है वो उन जानकारी के आधार पर, उन आवश्यकताओं, उद्देश्यों के आधार पर एक माइक्रो लेसन प्लान बनाकर और उसको संचालित करना, उस अभ्यास को पुनः पुनः करना माइक्रो टीचिंग चक्र के अकॉर्डिंग। तो ये इस चरण के अंतर्गत होता है। तो यदि हम अगले इसके चरण पर जाएं, इसके स्टेप पर जाएं, तो वो स्टेप है जो कि अगर हम 5 स्टेप्स का साइकिल माने तो ये पहली स्टेप है, अगर 6 स्टेप्स का साइकिल मानेंगे तो ये दूसरी स्टेप है। तो ये इस स्टेप में यानी कि शिक्षण में जो शिक्षक द्वारा जो लेसन प्लान बनाया गया है, जिस विषय पर पाठ्य योजना बनाई गई है, उसका इसमें अध्यापन किया जाता है, शिक्षण किया जाता है, इसमें कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। और इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण का जो चरण होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है, 5 से 7 मिनट चलता है। भारतीय जो प्रतिमान है उनकी हम चर्चा आगे करेंगे, उसमें 6 मिनट का साइकिल निर्धारित है शिक्षण के लिए कि 6 मिनट तक आप 6 मिनट का समय निर्धारित है कि 6 मिनट तक शिक्षण प्रक्रिया होगी। प्रत्येक जो प्रशिक्षु है वो शिक्षक प्रदर्शन के आकलन हेतु उसके लिए पर्यवेक्षक या निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उसमें जो उनके शिक्षक हैं या प्रशिक्षक हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में उनको निरीक्षित करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षक के रूप में उनके सहपाठी भी निरीक्षण के रूप में ही उनके साथ बैठते हैं और वो भी उनको
प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं। और जो उनका प्रदर्शन हुआ है, यानी कि जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिस कौशल का अभ्यास किया है, उसको एक रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित भी किया जाता है कि उनका मूल्यांकन करते हुए उसको एक रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किया जाता है, जिससे वो अगले जो अभ्यास में और अधिक प्रयास करके उसमें सुधार कर सकें। और इस शिक्षण के दौरान ही उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, और यह कक्षा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील थी। इसका ज्ञान कराना भी इस स्टेप का मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा में प्रतिक्रिया हो रही थी या फिर कक्षा में प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, हमारी टीचिंग पर्टिकुलर एक स्किल पर कितनी प्रभावी है या नहीं है, इसका ज्ञान कराना भी इस चरण के अंतर्गत आता है। अगला जो चरण है यानी कि तीसरा चरण प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि में जो है आपके पर्यवेक्षक यानी कि आपके जो निरीक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं और आपके सहपाठी, उनकी प्रतिपुष्टि पर आपके परिणाम, जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसका परिणाम जो है फीडबैक पर निर्भर करता है। तो उनकी जो प्रतिपुष्टि होगी, उसके जो परिणाम आएंगे, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, वो उन पर निर्भर करेगा। और फीडबैक जो है इस पूरे साइकिल का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यदि फीडबैक नहीं होगा, यदि प्रतिपुष्टि नहीं होगी, पृष्ठपोषण नहीं होगा, तो वो सुधार की संभावना पता ही नहीं चलेगी कि सुधार कहाँ पर आवश्यक है, क्या क्या और सुधारना इसमें आवश्यक है। तो एक बार जो प्रशिक्षक ने जो लेसन प्लान तैयार करवाया है छात्राध्यापक के माध्यम से, वो जो प्रदर्शित हो जाता है यानी कि पूरा हो जाता है, वहां पर जो छोटी कक्षा है यानी कि सहपाठियों के द्वारा ही जो एक कक्षा का सिमुलेशन बनाया गया है, एक वास्तविक आभासी कक्षा बनाई गई, ऐसी कक्षा जो वास्तविक कक्षा के समकक्ष है। तो वो ऐसी कक्षा में जब वो पाठ पूरा हो जाता है, तब प्रशिक्षु के द्वारा जो कौशल है उसका मूल्यांकन किया जाता है। और पर्यवेक्षक जो है प्रशिक्षु की कमजोरियों को और उनकी जो उनकी मजबूती है, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, उनको जो है विशेष रूप से प्रतिपुष्टि देता है, यानी कि प्लस एंड माइनस, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों को ही वो बताते हैं कि आपने ये अच्छा किया और ये इसमें थोड़ा सा और सुधार की अपेक्षा है। तो इसमें जो है, जैसे अगर एक पाठ का उदाहरण लें तो प्रकाश संश्लेषण, अगर हम इसमें जो प्रतिपुष्टि क्या हो सकती है कि प्रशिक्षु शिक्षक की लिखावट स्पष्ट नहीं थी, कि जो छात्राध्यापक है वो जब लिख रहा था, यानी कि ये श्यामपट्ट कौशल की बात है, तो वो जब लिख रहा था तो उसकी लिखावट स्पष्ट नहीं थी, और उसने जो है अच्छा क्या किया, आंखों से संपर्क, जो आई कांटेक्ट हो रहा था और जो उतार चढ़ाव वो हो रहा था, जो बोल रहा था उसमें जो उतार चढ़ाव हो रहा था, स्टिमुलस वेरिएशन जो था, वो अच्छे तरीके से किया उसने, और उससे जो है छात्र जो है व्यस्त रहे। तो अच्छा और बुरा ये दोनों ही, या अच्छा और जिसमें सुधार हो सकता है, यदि हम बुरा ना भी कहें तो उसमें जिसमें सुधार हो सकता है, उसमें उन दोनों ही पक्षों को, नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को, जो प्रशिक्षक होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वो उन पर आपको बताते हैं, सुझाव देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं। और इस प्रक्रिया में सूक्ष्म शिक्षण जो सत्र की जो रिकॉर्डिंग है वो भी उपयोगी होती है, किंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म शिक्षण की रिकॉर्डिंग न करने के लिए जो इसके प्रतिमान है वो सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें जो है धन का जो लागत है वो और अधिक बढ़ जाएगी। उसमें जो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है वो यदि अधिक नहीं है, यदि रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा इत्यादि नहीं है, तो उसमें जो है हमें सिर्फ प्रशिक्षुओं के माध्यम से जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो मूल्यांकन किया जा रहा है, उससे जो है हम इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना पाएंगे। इसमें अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके माध्यम से जो पाठ है उसके जो सबसे प्रभावी पहलू हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सकारात्मक पक्ष जो है उसको प्रशिक्षु जान पाएगा, और जो उसकी जो कमियां हैं, जो उसके जो नकारात्मक पक्ष है या ऐसे पक्ष हैं जिनमें सुधार की अपेक्षा है, वो भी स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो यदि रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये सब स्वयं आत्म मूल्यांकन भी प्रशिक्षु कर सकता है, या छात्र अध्यापक आत्म मूल्यांकन भी कर पाएगा। तो यदि केवल प्रशिक्षणार्थी, यानी कि जो साथ में सहपाठी प्रशिक्षु हैं, छात्राध्यापक है, जो
छात्रों का रोल कर रहे हैं, जो छात्रों की भूमिका में है, वो जो प्रतिपुष्टि देते हैं और निरीक्षक जो प्रतिपुष्टि देते हैं, उस प्रतिपुष्टि के अतिरिक्त यदि आत्म प्रतिपुष्टि या आत्म मूल्यांकन करना है, तो यदि उसकी रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वह भी इस प्रक्रिया में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। पुनर्योजना, रीप्लान करना। जब प्रतिपुष्टि हमें मिल जाती है, यानी कि पहली स्टेप में हमने शिक्षण किया, फिर हमने प्रतिपुष्टि मिली हमको, और प्रतिपुष्टि के पश्चात जो हमने स्टार्टिंग में योजना बनाई थी उसमें यदि सुधार है करना है तो वो सुधार कर सकते हैं, और सुधार करके हम फिर उस पे आगे बढ़ेंगे। कक्षा से जो रचनात्मक टिप्पणियां आई, यानी कि जो फीडबैक आया, जो प्रतिपुष्टि मिली, उसमें जो है प्रशिक्षु अपने पाठ्य योजना पर पुनः विचार करता है। जो छात्राध्यापक है वो क्या करेगा, अपने पाठ्य योजना पर फिर से उसको रिव्यू करेगा, उसको देखेगा, समीक्षा करेगा कि हम कहाँ पर यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, और उन्हीं टिप्पणियों के आधार पर, यानी कि जो कमेंट्स मिले, जो प्रतिपुष्टि मिली, उसके आधार पर वो उस प्लान में संशोधन करता है, उस प्लान में संगठित करता है उस प्लान को। इसलिए जो रीप्लान है या पुनर्योजना है, उसमें प्रशिक्षु के पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वो जो उसने पाठ्य योजना बनाई है, जो माइक्रो लेसन प्लान बनाया है, उसका संपादन कर ले, या फिर जो योजना है उसमें नवीन जो बिंदु हैं या गतिविधियां उसमें जोड़ ले। तो जो पहले से उसके पास उपलब्ध जो माइक्रो लेसन प्लान है उसमें कुछ नई चीजें जोड़ ले जहां पर आवश्यक है, या जहां हटाना है वहां हटा सके, सुधार कर ले, या फिर पूर्णतः नई पाठ्य योजना उन प्रतिपुष्टि के आधार पर वो तैयार करे। तो ये 3 विकल्प पुनर्योजना के अंतर्गत होते हैं। और पुनर्योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है कि जो प्रशिक्षु है, जो छात्राध्यापक है, वो अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपने अंदर जो होने वाले सुधार हैं उनको जान सके और उनको दूर कर सके, और जो प्रभावी शिक्षण कौशल है उसका विकास कर सके। जो शिक्षण कौशल प्रमुख रूप से जो शिक्षण के दौरान उपयुक्त होने वाले जो कौशल हैं, माइक्रो टीचिंग में, सूक्ष्म शिक्षण में यही अभ्यास करते हैं, और उनका विकास करना ही इसका मुख्य जो उद्देश्य है। विद्यार्थियों की जो सहभागिता और सीखने की, विद्यार्थियों की सहभागिता और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाए। तो ये भी जो प्रशिक्षु है वो ऐसा अपने आप को तैयार करे कि जो विद्यार्थियों की सहभागिता है और सीखने की जो गुणवत्ता है, यानी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनमें प्रभावशाली हो, उनमें प्रभाव आए। तो वह प्रशिक्षु जो है इस पर भी कार्य करता है पुनर्योजना के अंतर्गत। इस प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों को फिर से स्पष्ट और यथार्थवादी बनाया जाता है, यानी कि जो शिक्षण उद्देश्य हैं, जो पुनर्योजना है उसमें हम शिक्षण उद्देश्यों में भी परिवर्तन, सुधार करते हैं। क्योंकि जहां पूरे योजना में हमको सुधार की आवश्यकता है यदि, तो हमें उद्देश्यों में भी सुधार करना पड़ता है। तो अत्यधिक स्पष्ट और यथार्थवादी, यानी कि व्यवहारवादी, और उस व्यवहार में प्रायोगिक रूप से जो प्रयुक्त होने वाले ऐसे उद्देश्य हम उसमें बनाएंगे। प्रशिक्षु जो शिक्षण विधियों, उपकरणों और मूल्यांकन तकनीकी का पुनर्मूल्यांकन करता है। जो पूर्व में उसने शिक्षण किया है, उस योजना को, उस पाठ्य योजना को उसने जो जिन विधियों से, जिन उपकरणों से और जिन तकनीकी से उसने पढ़ाया है, तो उसका पुनः मूल्यांकन करता है वो। और इसमें जो है अपने प्रयोग में जो दोबारा से शिक्षण करेगा, उसमें वो अधिगम जो शैली है, लर्निंग स्टाइल्स, उनको ध्यान में रखते हुए और नई रणनीतियों को वो अपना सकता है, जोड़ सकता है। और पुनर्योजना जो है या पुनर्नियोजन इसको कह सकते हैं। तो पाठ की जो पुनर्योजना है वो इस प्रक्रिया को और लचीला बनाने के लिए है, जिससे प्रशिक्षु जो है वो इसमें नवाचार ला सके, और जो अनुकूलन क्षमता है, यानी कि जो पहले उसने किया था वो दोबारा वो ना करे, नई परिस्थितियों के अनुसार, नई प्रतिपुष्टि के आधार पर वह अपनी योजना को जो है संचालित कर सके, वह अपनी शिक्षण को संचालित कर सके, और अपना जो सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास है, कौशल का अभ्यास है, वह कर सके। इसका जो अगला चरण है या स्टेप है वो है पुनः शिक्षण। पहले हमने शिक्षण किया, प्रतिपुष्टि के आधार पर पुनर्योजना बनाई, और पुनर्योजना के
आधार पर हम पुनः शिक्षण करेंगे। पुनः शिक्षण के अंतर्गत आप देखें कि पुनर्योजना के बाद प्रशिक्षु को छात्रों के नए समूह को पढ़ाने का अवसर दिया जाता है। जो छात्राध्यापक होता है उसको नया छात्रों का समूह दिया जाता है, यानी उसके सहपाठियों का ही समूह होता है किंतु वो नया होता है। इससे उन्हें नई कक्षा का एहसास होता है, नई कक्षा का आभास होता है कि वह नई कक्षा में, दूसरी कक्षा में दूसरा पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रशिक्षु जो है वो इस नए समूह के समक्ष उसी शिक्षण कौशल का पुनः प्रदर्शन करता है जिसका प्रदर्शन उसने पहले समूह के सामने किया था, और वहां से प्रतिपुष्टि प्राप्त करके पुनः सुधार करके पुनः योजना बनाई थी। तो इस बार जो है जो प्रदर्शन है उसका, वो पिछली जो टिप्पणियां हैं, पिछली जो प्रतिपुष्टि है, उसको सुधार करके उनके आधार पर जो कुछ जोड़ा है, उनके आधार पर कुछ हटाया है, उनके आधार पर जो सुधार किए हैं उनको प्रदर्शित करता है। और जो नया समूह है उसके लिए जो समूह को जो उपयोग है, नए समूह का उपयोग इसलिए किया जाता है कि प्रशिक्षु जो है नए संदर्भ में कौशल दक्षता का अभ्यास कर सके, यानी कि पहले समूह के साथ उसने अभ्यास किया है, अगर फिर से उसी के साथ करेगा तो प्रतिपुष्टि में उतना और अधिक प्रभावी नहीं हो पाएगी, या शिक्षण में हो सकता है उसको ये लगे कि पहले मैं पढ़ा चुका हूं इस कक्षा में, तो ये बात आ सकती है। इसलिए प्रशिक्षु जो है नए संदर्भ में कौशल की दक्षता का अभ्यास कर सके, पूर्वाग्रह या पहले समूह की आदतों का प्रभाव ना रहे, इसलिए हम दूसरे नए समूह का प्रयोग पुनः शिक्षण में करते हैं। और यह पुनः शिक्षण जो है जो इस चरण में प्रशिक्षु को क्या किया जाता है, आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर दिया जाता है कि हम दूसरी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और अधिक सुधार के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें जो है शिक्षण में जो नवाचार और जो प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर जो सुधार हैं उनको, उनकी जो व्यवहारिक समझ है वो भी यह चरण प्रदान करता है। इस शिक्षण में यानी कि पुनः शिक्षण में छात्राध्यापक को यह पता चलता है कि उसने पूर्व में क्या गलतियां की थी जो कि अब नहीं हुई, और यदि अभी वो पुनः दोहरा रहा है तो उनको अगले अभ्यासों में वो और सुधार कर सके। तो इस तरीके की वो समझ विकसित होती है। और इस चरण में जो प्रशिक्षु है यानी छात्राध्यापक जो है वो कक्षा प्रबंधन का अभ्यास करता है और जो विद्यार्थियों की सहभागिता का बढ़ाने का प्रयास करता है, यानी कि जो पिछले समूह के साथ उसने नहीं कर पाया उसमें और नई रणनीतियां जोड़कर उसने और जो है परिष्कृत रूप से उन रणनीतियों का, उन विधियों का और जो उसने जो प्लान किया है उसका सही रूप से संचालन किया। विशेष कौशल का परिष्कृत उपयोग करता है और वो जो उस कौशल को जिसका वो अभ्यास कर रहा है, पुनः शिक्षण कर रहा है, उसका वो परिष्कृत उपयोग कर रहा है। पहले जो शिक्षण किया था उसमें उतना परिष्कृत नहीं था, तो ये निरंतर अभ्यास से परिष्कृत होता जाएगा। अनभ्यासे विषम विद्या, अनभ्यास में विद्या जो है वो हमारी चली जाती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो जो अभ्यास है वही हमें जो है परफेक्ट बनाता है, वह हमें और अच्छा दक्षता हासिल करने में सहायता करता है। पुनः शिक्षण से प्रशिक्षु को यह अनुभव भी होता है कि छात्रों के विभिन्न स्तरों के अनुसार शिक्षण में लचीलापन कैसे लाया जा सकता है। तो इसमें जो है जैसे पुनः शिक्षण यदि उसने शिक्षण कक्षा 7वीं में किया था, फिर पुनः शिक्षण यदि उसने कक्षा 6 में किया, तो इससे भी विभिन्न जो स्तर हैं, कक्षा के स्तर हैं, बच्चों के अधिगम स्तर हैं, उनके अनुसार कैसे हम अपने शिक्षण में जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, लचीलापन लाएं, उसको जो है जान पाता है इस चरण के अंतर्गत, इस स्टेप में छात्राध्यापक। तो जो पुनः शिक्षण है वह प्रतिपुष्टि के बाद का चरण है। सबसे पहले शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनर्योजना और फिर पुनः शिक्षण। तो प्रतिपुष्टि के बाद पुनः योजना करके पुनः शिक्षण करेंगे। अब जो अगला चरण होगा, क्योंकि शिक्षण किया है तो फिर से पुनः प्रतिपुष्टि का चरण होगा। तो जो पुनः प्रतिपुष्टि है इसके अंतर्गत आप देखें कि प्रशिक्षु को एक बार फिर उसी मात्रा में विस्तार और सटीकता के साथ प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, यानी कि क्योंकि नए जो है समूह के साथ कर रहा है, उसके सहपाठी जो हैं वो नए हैं, जिस कक्षा में वो प्रदर्शन कर रहा है, तो वो दोबारा से फीडबैक देते हैं और वो रचनात्मक फीडबैक होते हैं। और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है कि
प्रतिक्रिया जो है उसको पुनः रचनात्मक और पर्याप्त मिले, यानी कि जो वहां पर उसका निरीक्षक बैठा है, पर्यवेक्षक बैठा है, जो प्रशिक्षक है, वो यह निर्धारित करेगा कि उसको जो है, जो छात्राध्यापक है, उसको प्रतिक्रिया पर्याप्त और रचनात्मक ढंग से मिले। यदि उसको यह लगता है कि जो ऐसे कुछ पक्ष हैं कि जिन पर और अधिक सुधार की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है, वे इस चरण में और उनको अगले सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में और अभ्यास में उनको जो है हम सुधार करेंगे। यानी कि यदि यह प्रशिक्षक को लगता है कि छात्राध्यापक के इस कौशल में और अधिक सुधार की आवश्यकता है, तो वह इस चक्र को पुनः संचालित करता है कि आपको यह चक्र पुनः दोहराना, यानी कि पुनः शिक्षण करना है, पुनः प्रतिपुष्टि, फिर प्रतिपुष्टि के आधार पर पुनः योजना, पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार से इस साइकिल को वो तब तक करेगा जब तक उस कौशल में दक्षता उसको प्राप्त नहीं हो जाती। और प्रतिक्रिया जो है वो समय पर स्पष्ट रूप से देना, जिससे जो प्रशिक्षु है वो समझ पाए कि हमें सुधार कहाँ करना है। पुनः प्रतिक्रिया देने से प्रशिक्षु की समझ में सुधार होता है और अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो जहां पर लैग्स हैं, जहां पर सुधार की अपेक्षा है, उनमें वो सुधार कर पाता है। यदि क्योंकि पुनः प्रतिपुष्टि यदि ना हो तो पहली प्रतिपुष्टि के आधार पर वो जो सुधार किए हैं उसमें वो सुधार हुए हैं या नहीं हुए हैं यह जान नहीं पाएगा, यह उसको पता नहीं चलेगा, जिससे वह उसका अभ्यास पुनः करना है या नहीं करना है, ये इस तरफ वो नहीं बढ़ पाएगा कि वो पुनः उसका अभ्यास करे। यदि दक्षता नहीं हुई है, यदि उसमें सुधार पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वह पुनः उस चक्र का अभ्यास करेगा। पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिक्रिया सकारात्मक हो, जिससे जो प्रशिक्षु का आत्मविश्वास है वो उसमें वृद्धि हो, वो बढ़े। क्यों? क्योंकि सकारात्मक जो प्रतिक्रिया है वो सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करती है और उसको और आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है और कुछ और आगे उसमें सुधार कर पाएंगे। पुनः कार्य करने का अवसर प्रशिक्षु को जो है यह बताता है कि सुधार के लिए हमेशा प्रयास हमेशा करना चाहिए और जो कौशल है उसके विकास की दशा में जो कौशलों पे, शिक्षण कौशलों पे हम कार्य कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसका विकास हम निरंतर कर सकते हैं यदि हम प्रयास करें। सुधार की जो संभावना है सदैव रहेगी। अतः अत्यधिक सुधार के माध्यम से हम कौशलों की दक्षता तक पहुंचते हैं। तो आज हमने जो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र और सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको जाना। धन्यवाद। स्वाध्यायात् मा प्रमदः।